के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य साहब खुद जुड़ चुके हैं लाइव। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा समाचार समूह को, पूरे चैनल मीडिया को। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, केशव मौर्य ने ट्वीट किया है और आपसे अपील की है कि किन परिस्थितियों में आपने फैसला लिया पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपील किया कि आप इस पर दोबारा विचार करें और जल्दबाजी में फैसले जो होते हैं वो कई बार ठीक नहीं होते हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगा जो केशव मौर्य साहब ने जो आपसे अपील की उस पर आप जवाब दीजिए, क्या आप उनकी बात मानेंगे या फैसला हो चुका है? देखिए, श्री केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ वो खुद बेचारे की हालत में, इसलिए उनकी सलाह को महत्व इसलिए नहीं देता कि वो हमारे सलाहकार नहीं है जी। और एक चीज, दूसरी चीज, आज पिछले 30-32 सालों से मैं उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ता रहा। उनके हितों की अनदेखी जब भी हुई है मैं टकराया, और पहाड़ से भी टकराने की जरूरत पड़ी तो उससे भी टकराया, उसको चकनाचूर भी किया जी। इसीलिए केशव जी जब बेचारे हैं तो उन पर मुझको तरस आता है, वो पहले अपनी हालत को सुधारें, उसके बाद हमें सलाह दें। जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब अगला कदम क्या? क्योंकि सब इंतजार है सबको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो बाकायदा तस्वीर भी ट्वीट की है उन्होंने। देखिए, अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट किया है, इस्तीफे के स्वागत किया, उसको उनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी आज मैंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजा है और साथ ही साथ हम 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करेंगे, उनकी भावनाओं के अनुरूप 13 को निर्णय लेंगे और अपना निर्णय 14 को सामूहिक रूप से सार्वजनिक करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि 14 तारीख को आप अपना फैसला सुना देंगे कि आप क्या होगा आपका अगला कदम। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बताइए कि सुनने में आया है कि दिल्ली से भी आपके पास फोन आ रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए आपके इस वक्त तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त देख रहे हैं बीपी गंगा, तो जानना चाहते हैं, तो क्या आपको मनाने की कोशिश हो रही है? किस किस का फोन आपको मनाने के लिए आया? पहली बात तो सावल जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरे प्रदेश देशवासियों को कि हमें किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता से कोई गुरेज शिकवा शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ मेरा ये आक्रोश है, और जिसको देखते हुए मैंने अपने इस्तीफे के पत्र में कारण को उद्धृत करते हुए कहा भी है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार की नीति लगातार उनके खिलाफ चल रही है, और इसीलिए उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात प्रदेश की कैबिनेट में भी और देश के बड़े नेताओं के सामने भी रखा। हमारी बात को यद्यपि लोगों ने ध्यान से सुना, लेकिन जो बात करने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, कान पर जू तक नहीं रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार अनदेखी चलती रही, और आज उचित अवसर पर मैंने अपना फैसला पूरे प्रदेश की जनता को सुनाने का काम किया। जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आपने अपना फैसला सुनाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उन्होंने आपसे कोई बातचीत नहीं की? क्या उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? और मैं बार बार पूछ रहा हूं कि किस किस ने आपको मनाने की कोशिश तो की होगी, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। देखिए, पार्टी के सभी प्रदेश और देश के नेताओं के हमारे पास टेलीफोन आए जी। मैं सभी नेताओं का सम्मान भी करता हूं। अपने ट्विटर के और माध्यम से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, मैंने उनसे मिले हुए स्नेह प्यार के लिए उनको थैंक्स भी किया है, धन्यवाद भी दिया है। हमने पहले आपको कहा, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, लड़ाई वैचारिक है। चूंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बहुजन समाज पार्टी में अम्बेडकर विचारधारा की लड़ाई लड़ता रहा। जब बहन जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के विपरीत काम करना शुरू किया, मैंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी
में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था, मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझे नीच कहा जाता है। पिछड़ों का वो दर्द हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जिन दलितों और पिछड़ों ने बड़े पैमाने पर वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था, वही दलित पिछड़ा जी के हितों के खिलाफ ये सरकार लगातार स्वामी काम प्रसाद करती मौर्य रही। जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से भी आपको कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से आपको नाराजगी नहीं है, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना बड़ा फैसला आपको लेना पड़ गया? भाई देखिए, हमेशा राजनीति विचारों की होती है। जब उत्तर प्रदेश के हितों के खिलाफ सरकार का रवैया और सरकार की नीति है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जनता के हितों की रक्षा करना, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो, जनजातीय अत्याचार हो। इसलिए मैं आज उनके हितों की रक्षा के लिए यह फैसला लिया जी। हूं, और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती किया है, इसके दुष्परिणाम उनको अवश्य मिलें, और इसके लिए हम पूरे प्रदेश की जनता के साथ मिलकर के इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि पहले भी अपनी गलतियों के चलते 14 साल का ये वनवास झेल चुके थे। ये जब मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा, मेरे साथ लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए, तो भारतीय जनता पार्टी एकाएक जो तीसरे नंबर पर थी, वो पहाड़ जैसी पार्टी बन गई, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई, और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद सत्ता के मद में चूर होकर के दलितों पिछड़ों के साथ ही जिस तरीके से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई शुरू हुई, जिस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से तमाम दलित बस्तियों और तमाम गरीबों पिछड़ों के यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, और साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से बचती रही। स्वाभाविक रूप से इस गुस्से के पीछे कहीं न कहीं दलितों और पिछड़ों के साथ हुए अन्याय के मुख्य कारण हैं, जिसके नाते ये नौबत आई। ठीक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, देखिए आप अपने समाज के बड़े नेता हैं, आप ओबीसी समाज के भी बड़े नेता हैं, बल्कि प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन जाति पर जब बात आती है तो आपको क्या लगता है कि क्या मौर्य समाज की अनदेखी हुई? क्योंकि केशव मौर्य तो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी तो कहते हैं कि साहब हमने तो इतना मान सम्मान दिया और हमने स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को मंत्री बनाया, केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एक चीज आप जान लें, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े रिपोर्टेड चैनल के पत्रकार हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश देशवासियों को बताना चाहता हूं, केशव जी आरएसएस के तोता हैं जी, इसलिए वो वही भाषा बोलेंगे जो आरएसएस बोलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों और पिछड़ों के लिए लगातार संघर्ष किए हैं, और संघर्ष से निकल कर यहाँ तक आए हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जब भी अन्याय होगा, हमारा कहीं न कहीं इस तरह का फैसला आता रहा है, आगे भी आता रहेगा, आज भी लिया हूं। तो स्वाभाविक रूप से हम जिस वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, हम एक जाति विशेष की नहीं, वर्ग विशेष की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। और जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो तो अपने विधानसभा में किसी को नहीं पहचानते हैं, कृपा से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। तो कृपा से बने हुए नेता को गरीबों का दर्द नहीं एहसास होता है, वो तो गणेश परिक्रमा करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आगे भी गणेश परिक्रमा करके ठीक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जी, मैं जिसकी लड़ाई लड़ता हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ठीक है, आपने कहा जिसकी लड़ाई लड़ते हैं उसके साथ खड़े, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा से ओबीसी समाज नाराज है, और कौन कौन से लोग आपको लगता है नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? अब 2 दिन हमारा संवाद चलेगा, इसमें आपको मैं बताऊंगा, इसकी सूचना मैं फिर से आपको अलग से दूंगा जी। तो सपा में जो जाने की खबरें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो फोटो भी आई है खास तौर पर, उस पर क्या कहेंगे आप? हमने आपको ये भी बता दिया कि हमने आपके माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से प्रदेश देश की जनता को बताया है कि मैं 2 दिन तक अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करूंगा, ठीक है, उनकी भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लूंगा। अच्छा, ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की, आपने कहा दिनेश शर्मा जी से बात हुई, सुनील बंसल जी से भी आपकी बात हुई, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए,
बात करने में बहुत विलम्ब हो गया। जी समय रहते मैंने कई बार अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कई बार हम अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने प्रदेश की हालात का जिक्र किया, जो यहाँ उत्पीड़नात्मक रवैया था उसका भी जिक्र किया। जिस तरीके से आज अधिकारी बेलगाम थे, सरकार और सरकार के मंत्री की कोई हनक नहीं थी, यहाँ तक कि आज जिस तरीके से बड़े पैमाने पर थाने और तहसीलों में लूट हो रही थी और हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंख मूंद करके तमाशा देख रहे थे, स्वाभाविक रूप से ये उसी का दुष्परिणाम है कि आज जिस तरीके से अधिकारी बेस सरकार अगर मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ ये बातचीत करके शायद काम किया गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। ये जो इन्होंने गलतियां किया है उसी गलतियों का परिणाम है कि आज मैंने इस्तीफा दिया और बहुत से लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से हटेंगे। यानी आपका कहना है कि अनदेखी की गई, अधिकारियों को तवज्जो दी गई आपसे ज्यादा, ये आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब? अब हमसे बेहतर, चूंकि हमको तो न कोई रोक सकता है न टोक सकता है, मेरा सब स्वभाव जानते हैं, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री जो दो बेचारे हैं, उन दो बेचारों से कभी आप अरब से बात करिएगा तो सारी पीड़ा उनकी अपने आप सामने आ जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं, किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? क्या लग रहा है आपको आज की तारीख में? स्वामी प्रसाद मौर्य जहां खड़े होंगे सरकार वहां बनेगी। तो कहां खड़े हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? 14 को निर्णय आ जाएगा। जी, एक और अहम सवाल यहां पर है कि बीजेपी के कई नेताओं का यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ 3 विधायक गए और तो कोई नहीं जा रहा। क्या आपके साथ और भी कई विधायक छोड़ने वाले हैं अभी भारतीय जनता पार्टी को? आगे देखिए होता है क्या। ये बड़ा इशारा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आप। अब स्वाभाविक रूप से जो कुछ होगा आपके सामने आएगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि 14 तारीख को आप ये तय कर देंगे कि अगला कदम क्या होगा। एक और खबर इस बीच आई स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैं वो भी आपको बता देता हूं, जो लगातार खबर आ रही है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। आप गए तो बाबू सिंह कुशवाहा से बातचीत की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि आपके समाज को की नाराजगी को दूर किया जाए ताकि इंटैक्ट रखा जाए। इस पर क्या कहना है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी को 1000 लोग आकर के भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास उत्तर प्रदेश का जनाधार है। जी, ये लोग भूले बिसरे हुए लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अगर इसी बहाने उनको ठिकाना मिल जाता है तो मैं तो उनको बधाई दूंगा, अग्रिम बधाई दूंगा। या आप उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे? बाबू सिंह कुशवाहा से कभी कोई बातचीत होगी या करेंगे? इस पर भी आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूं, 2017 में जब मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था जी, तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप मेरे साथ आओ। आज भी मैं जब भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल सरकार से इस्तीफा दिया तो आज भी मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन साथ लोग आएंगे, ये आप आगे देखेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आज जब आपने ये घोषणा की तो कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। उसमें एक बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर भी हैं जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। उन्होंने आपकी बिल्कुल तारीफ की और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया। मैं चाहूंगा कि आप सुने जरूर। ओम प्रकाश राजभर साहब, क्या कहेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो आज इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या कहना आपका उस पर? वो सुन रहे हैं इस वक्त आपको। आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के फैसले का स्वागत करते हैं। जो उन्होंने फैसला लिया है वो पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूट रही थी और उसको बचाने के लिए आपके कदम की जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो भी कम है। लेकिन राजभर साहब, अभी
स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं 2 दिन इंतजार करिए, 2 दिन बाद वो फैसला लेंगे कि कहां जाएंगे और या क्या करेंगे। मैंने आपके चैनल पे मैंने बताया था 2 महीना पहले जी, मैंने आपके चैनल पे 2 महीना पहले बता दिया था ना। जी। और आप जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कि 14 तारीख को, 14 तारीख आते आते अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। अच्छा, पूरा खेल बाकी है। तो ये एक बात बताइए, आपने एक बार बयान दिया था कि प्रदेश में 4 या 5 डिप्टी सीएम भी होने चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप इस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? बताइए। अब बता दिया ना कि ये तो अभी झांकी है, आगे भाई बड़ा खेल बाकी है। बड़ा खेल होगा, आप ये कह रहे हैं अभी भी? और क्या, स्वामी प्रसाद तो मौर्य 2 साहब महीने से कह रहे हैं तो आप लोग नहीं मान रहे थे। अरे नहीं राजभर जी, हम तो आपकी बात मानते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य साहब क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी को? आपने सुना भी, वो तारीफ भी कर रहे हैं आपकी, मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और स्वाभाविक रूप से ये तो बहुत ही संघर्ष करते रहे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। और साथ ही साथ मैं तो चूंकि कई बार मंत्रिमंडल में मंत्री रहा हूं, तो मंत्रिमंडल की मैंने सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बीच बीच में मैं मंत्रिमंडल में भी और राष्ट्रीय नेताओं के सामने अपनी आपत्ति को दर्ज भी कराते रहने का काम किया। लेकिन मैंने देखा वही ढाक के 3 पात, कोई परिवर्तन नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दलित पिछड़ों का जब वोट लेना होता है तो दलित पिछड़ा बहुत अच्छा लगता है, और वोट लेकर के जब सरकार बना लेते हैं तो दलित पिछड़ा इनके लिए अछूत हो जाता है। दलित पिछड़े इनके यहाँ की किरकिरी बन जाते हैं। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण अजगर की तरह निगलने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज दलितों पिछड़ों के हितों के लिए ये मेरा निर्णय हुआ है। और मैं श्री राजभर जी एक बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और स्वाभाविक रूप से उनका एक अपना स्थान है संघर्ष के क्षेत्र में। और आगे ऐसे कई संघर्षशील नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसी प्रकार का कोई न कोई निर्णय लेकर के जी, अच्छा, इनकी गलतियों को एहसास करने के लिए बाध्य करेंगे। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। ओम प्रकाश राजभर जी, ये बताइए कि जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की, तो आप भी वहां मौजूद थे या नहीं? बता दीजिए, कुछ तो बता दिया करिए। कभी हमेशा आप लोग गोल गोल घुमाते रहते हैं, देखिए। हम वहां नहीं थे। अच्छा, मतलब मुलाकात, देखिए जी 14 तारीख को रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़ी बात कही है, बड़ी बात कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। वो कह रहे हैं कि जब आपकी मुलाकात हुई तब वो वहां नहीं थे, लेकिन 14 तारीख को रहेंगे साथ। अब 14 को क्या होगा वो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप लोग उसको कवर करेंगे, प्रदेश को दिखाएंगे भी जी। इसलिए 14 की बात आज नहीं, 14 की बात 14 को। वाह, अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने, 14 की बात 14 को। ओम प्रकाश राजभर जी, 14 को क्या कुछ बड़ा और होने वाला है, इससे भी बड़ा? हालांकि आज भी जो हुआ वो बहुत बड़ा हुआ, क्या 14 को इससे बड़ी तस्वीर दिखेगी? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। तो 14 तारीख को खेल का कितना हिस्सा सामने आएगा? उस दिन 14 को आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये राजभर जो 2 महीना से कह रहा था, लोग मान नहीं रहे थे, 14 तारीख को मान जाएंगे सब लोग। तो ओम प्रकाश राजभर जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 14 तारीख को आप लोग सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। मतलब ये बहुत बड़ा शब्द है, तो झांकी भी बड़ी होने वाली है क्या 14 तारीख की? हमने कभी आपके सामने भी मैंने बात किया है किसी मुद्दे पर, हर खबर, तो कभी हमने उस मुद्दे से पीछे हटा है जी। हम जो बात कहे हैं वो बात सच होती जा रही है, अब देखते जाइएगा। और मैंने कहा हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके मानूंगा। आप देखिएगा 2022 में
हम जो उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, हिस्सा हमारा लूटा गया है, हम सब लोग इकट्ठा होकर के आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का राज होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं आपसे यही कह रहा था कि आपको रोज नई नई बात सुनने को भी आएगी जी, और साथ ही साथ आपका चलन नई नई बात दिखाएगा भी। इसलिए उस नई बात को जो 14 जनवरी 2022 को होनी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना होगा और साथ ही साथ धमाका होना चाहिए। इसलिए उसके विषय में पहले से आगाह करना भी ठीक नहीं। यानी आप 14 को कुछ बड़ा करने वाले हैं, आपने भी ये साफ कर दिया है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने तो पहले ही कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 14 को साथ ही दिखेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी, 14 की तैयारी पहले ही कर ली है, अभी करेंगे? आप कुछ और ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि अब आप ओम प्रकाश राजभर नहीं, डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर आपको बोलना पड़ेगा। आप देखते जाइएगा खेल। अभी तो हम अकेले थे, अब हमारे बड़े भाई आ गए हैं जी, उस खेल की भूमिका में। अब आगे भाई रहेंगे, अब पीछे पीछे हम रहेंगे और बड़ा खेल होगा। जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, चलिए अब आखिरी सवाल आपसे। अब ये बता दीजिए, आप क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? मैंने आपको बहुत पहले इंगित भी कर दिया है। जी, हमारा निर्णय सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वाभाविक रूप से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफा दिया हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी ताबूत में ये अंतिम कील होगा। पहले 2017 में 14 साल का वनवास करके वापसी किए थे। अब इनको फिर से वनवास के लिए भेजने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के हितों को देखते हुए एक नई सरकार लाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, आपने कहा आप लोग नाराज हैं, तो आपको लगता है कि और भी समाज नाराज है क्या मौजूदा सिस्टम से? चाहे क्योंकि जिस तरह से गाहे बगाहे बात सामने आती कि ब्राह्मण नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी? मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, फिर एक आखिरी सवाल मैं ओम प्रकाश राजभर जी से मिलूंगा। देखिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता कि कौन नाराज है कौन खुश है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय साफ कर देगा कि लोग उत्तर प्रदेश के नाराज हैं या नहीं। चलिए, अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी, एक बात बताइए मुझे। मैंने आपके आखिरी सवाल है, एक मैंने जिक्र किया आपके बयान का पहले भी कि आपने एक बार कहा था कि 4 या 5 डिप्टी सीएम होने चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर शब्द का इस्तेमाल मैं करूं, अगर आपके गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ये कहा जाए कि 2 डिप्टी सीएम यहां और बाकी 2 कौन कौन है? क्या वो भी अभी आने वाले हैं या है ऑलरेडी सिस्टम में आपके? अभी और बाकी हैं। कोई बड़ा झटका और देने की तैयारी में आप? हम किसी को झटका थोड़ा दे रहे हैं जी, हम तो जो कह के 3 साल पहले कह के निकले हैं उसी को पूरा करने में लगे हैं। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा और जो ये 14 साल के बाद यूपी में वनवास से लौटे थे, इनको 28 साल के लिए भेजूंगा। फिर दोबारा आवे तो इनको याद हो कि पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय न करें, ताकि इनको एहसास रहे कि नहीं कहीं भेंट हो गई थी किसी नेता से। जी। तो चलिए ओम प्रकाश राजभर जी, अब फिर से अब इंतजार होगा 14 तारीख का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।